डिवाइन एम्परर ऑफ डेथ। अध्याय 26। अपहरण। लोगन और क्लेयर ने एक दूसरे को आशंका भरी आंखों से देखा। आत्मा के निशान के गायब होने का मतलब सिर्फ ये हो सकता है कि डेविस की या तो मृत्यु हो गई थी या फिर उन्होंने उसकी आत्मा पर जो आत्मा का निशान लगाया था उसे किसी तरीके से मिटा दिया गया था। लोगन द्वारा छोड़ा गया आत्मा का निशान अपेक्षाकृत कोमल था, जिससे डेविस की आत्मा में एक भी भारीपन या प्रतिबंध नहीं रह गया था। इसलिए आत्मा के निशान को किसी भी थर्ड स्टेज सोल फोर्जिंग कल्टीवेटर द्वारा बिना किसी परेशानी के आसानी से निपटाया जा सकता है। लोगन और क्लेयर स्पष्ट रूप से कांप रहे थे, डेविस की भलाई देखने के लिए जल्दी से जल्दी जाना चाहते थे, फिर भी अब वे केवल यही उम्मीद कर सकते थे कि हेनरिक्सन ने समय रहते डेविस को बचा लिया होगा। एक पल की खामोशी के बाद एक आवाज़ सुनाई दी। क्या आप निर्दयी तलवार संप्रदाय और भेदी ड्रैगन संप्रदाय को नहीं छूने का वादा करते हैं? लोगन के पीछे खड़े दो संप्रदाय नेता एक साथ आगे आए। बेशक, मैंने पूरे महाद्वीप में आपके प्रसिद्ध नामों के बारे में सुना है, संप्रदाय नेता हियान और संप्रदाय नेता पेड्रो। अच्छा, तो हम इस बार बाहर बैठेंगे। रूथलेस स्वॉर्ड संप्रदाय के संप्रदाय नेता हियान ने स्वीकार किया और वापस चले गए। महाराज, इसे विश्वासघात नहीं माना जाता है क्योंकि हम सिर्फ किनारे से देखने जा रहे हैं। परिणाम हमें चिंतित नहीं करता क्योंकि हम इस झंझट से दूर रह रहे हैं। पियर्सिंग ड्रैगन संप्रदाय के संप्रदाय नेता पेड्रो ने उनके रास्ते से हटते हुए कुछ तुच्छ कारण बताए। लोगन ने उनकी तरफ देखा तक नहीं और बस दोनों सम्राटों को ठंडे दिमाग से देख रहा था। कोई और, हमारा वादा अभी भी कायम है और हम इस युद्ध से बाहर रहने वाले किसी भी व्यक्ति पर बिल्कुल भी हमला नहीं करेंगे। सम्राट रेवन को अभी भी उम्मीद थी कि कुछ लोग दलबदल करेंगे क्योंकि वह दो कुलीन परिवार के मुखियाओं में कुछ हिचकिचाहट देख सकता था। दोनों कुलीन परिवार के मुखिया ऐसे लग रहे थे जैसे वे गहन चिंतन में थे। कुछ सेकंड के विचार के बाद उन्होंने अपना सिर उठाया और घोषणा की, हम लोरेट साम्राज्य के साथ खड़े रहेंगे, इसलिए हमारे साम्राज्य की रक्षा के लिए कोई भी हमारे रास्ते में नहीं आएगा। हम दो कुलीन परिवार के मुखियाओं द्वारा अस्वीकार किए जाने की उम्मीद न करते हुए सम्राट रेवन ने भौहें सिकुड़ी। हा, लोगन दिल खोलकर हंसा। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, लेकिन उसे उम्मीद थी। आखिरकार तीनों परिवार एक साथ विद्रोह पार कर गए। सम्राट रेवन, क्या आपको लगता है कि जो लोग मेरे साथ विद्रोह पार कर गए हैं वे साम्राज्य या मुझे इतनी आसानी से धोखा दे सकते हैं? अगर उन्हें धोखा देना होता तो वे विद्रोह के दौरान बहुत पहले ही ऐसा कर चुके होते। लोगन ने उदासीनता से कहा, तो क्या, मेरे पास अभी भी एक प्रस्ताव है। ओह छोटे सम्राट, हम दोनों जानते हैं कि हमें एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना है। अगर हम लड़ते हैं तो हम नहीं कह सकते कि यह लड़ाई कौन जीत सकता है। सम्राट ट्विटर ने अचानक कहा, हे, यह क्या है? क्या तुम पीछे हट रहे हो? लोगन ने व्यंग्य किया। हमें पीछे हटने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें। सम्राट रेवन ने क्लेयर की ओर देखा, जो लोगन के बगल में थी। यह क्या है? क्या महारानी गर्भवती नहीं है? ये कितना आनंददायक मामला है। क्या तुम मरने से पहले अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या और उसका यौन शोषण होते देखना चाहते हो? सम्राट ट्विटर चिल्लाया, उसकी आवाज़ पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज रही थी। तुम्हारी हिम्मत है। लोगन ने तुरंत भागने की कोशिश की लेकिन एक आत्मा संचरण प्राप्त हुआ जिससे वह रुक गया। प्रिय, मत जाओ, वे तुम्हें उकसा रहे हैं, क्लेयर ने अपने मन में चिल्लाया। उसका पेट थोड़ा फूला हुआ था क्योंकि उसके गर्भ में एक बच्चा बन रहा था। लोगन रुक गया लेकिन इन दो कमीने सम्राटों की ओर घृणा से भरी एक नज़र डाली। वह केवल इस अपमान को निगल सकता था। अगर वह लड़ने के लिए बाहर जाता तो एक उसे रोक लेता जबकि दूसरा क्लेयर के साथ कुछ और बुरा कर सकता था। इसलिए मुझे एक विचार आया, क्यों ना हम एक खेल खेलें? हम अपनी सेनाओं को एक दूसरे से लड़वाते हैं। अगर तुम्हारा पक्ष जीतता है तो हम तुरंत इस साम्राज्य से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन अगर हम जीतते हैं तो लोरेट साम्राज्य को हमें सौंप दें। आप देखिए, हम खूबसूरत महिलाओं से भरी इस खूबसूरत राजधानी को लूटना नहीं चाहते। सम्राट ट्विटर ने धूर्तता से हंसा। क्या अंत पहले से ही स्पष्ट नहीं है? तुम कमीने निश्चित रूप से जीतोगे। ये खेल किस लिए है? और अधिक अपमान। लोगन ने अपने दांत पीस लिए और गुस्से में चिल्लाया, क्या तुम इस खेल के लिए तैयार हो या नहीं? दोनों सम्राटों ने आगे हंसते हुए कहा, स्पष्ट रूप से लूटे गए धन का आनंद लेने से पहले उसे अपमानित करना चाहते थे। लोगान ने अपने दांत इतने जोर से पीस लिए कि उसके मुंह से खून निकल रहा था। उसकी आंखों से क्रोध और घृणा की ज्वालाएं निकल रही थीं। अगर उसने कोई कदम उठाया तो वह बिना किसी संदेह के क्लेयर को अलविदा कह सकता था, लेकिन अगर वह कोई कदम नहीं उठाता तो उसकी सेना नष्ट हो जाएगी। मैंने सोचा था कि मैं अपने साम्राज्य की रक्षा करते हुए गर्व से मर पाऊंगा। भोला, मैं बहुत भोला था। मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता। मैं एक असफल सम्राट हूँ। अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद करते हुए, अपनी उंगलियों से इतना दबाव डालते हुए उसकी हथेलियों से खून बह रहा था। वह उन्हें बेरहमी से टुकड़े टुकड़े करने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ था।
इस समय उसे हेनरिक्सन से एक ध्वनि संचारित हुआ। उसका चेहरा तुरंत बदसूरत हो गया। तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया? ओह, क्या मेरे भेजे हत्यारे सफल हुए? कोई बात नहीं, अगर तुम खेल स्वीकार कर लो और जीत जाओ तो मैं तुम्हारे बेटे को रिहा कर दूंगी। क्लेयर एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। नहीं, उन दोनों के बीच बातचीत सुनकर वह बुरी तरह चीख पड़ी। नहीं, क्या मैं उसे फिर से खो दूंगी? मैं उसे फिर से नहीं खोना चाहती। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं 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 नहीं। हवा में मडराते हुए वह लगभग मानसिक रूप से टूट गई। लोगन ने अपने दांत पीसते हुए कहा कि वह चाहता था कि वह उनकी लाशों को मार सके और 10,000 टुकड़ों में काट सके। वह चाहता था कि वह उन्हें इस दुनिया में उपलब्ध हर यातना विधि का सामना करवा सके। महाराज, मुझे और मेरे अधीनस्थों को साम्राज्य के लिए अपना जीवन छोड़ने की अनुमति दें। उसके पीछे एक आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने पीछे देखा तो कमांडर रैंडल उसके सामने घुटने टेक रहा था। तुम सब मर जाओगे, लोगन ने भारी और दुखी आवाज़ में जवाब दिया। रैंडल ने सिर झुकाते हुए कहा, मुझे पता है, हम बस महामहिम से अनुरोध करते हैं कि हमें युद्ध के मैदान में खुद को साबित करने का एक मौका दें कि हम काय नहीं हैं जो अपने दुश्मनों का सामना किए बिना भाग जाएंगे। कृपया हमें वह सम्मान वापस दिलाएं जो हमने अल्फ्रेड साम्राज्य में खो दिया था। लोगन भावुक हो गया। उसने इस दृश्य को अपने दिल में उकेर लिया और उन दो सम्राटों को देखने के लिए पीछे मुड़ा और अडिग होकर कहा, मैं सहमत हूँ। अच्छा, चलो वापस बैठो और इस शो का दिल खोलकर आनंद लो। सम्राट ट्रिटा हंसे और अपने शिविर की ओर लौट आए। 2500 सैनिकों की एक सेना ने शाही राजधानी के बाहर मार्च किया। रेवन साम्राज्य में 1000 सैनिक थे, जबकि ट्रिटा साम्राज्य में लगभग 1500 सैनिक थे। वे सभी साधक थे और उनमें से अधिकांश पहले चरण में थे, जबकि उनमें से कुछ दूसरे चरण में थे और बहुत कम तीसरे चरण में थे, संभवतः कप्तान और कमांडर। जहां तक उनके सर्वोच्च कमांडरों का सवाल है, शायद वे चौथे चरण में थे। सैनिकों ने ज्यादातर सार इकट्ठा करने की साधना और दूसरे नंबर पर बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन में प्रशिक्षण लिया। इसलिए उनकी आत्मा बनाने की साधना को लगभग न के बराबर या बेहद कमजोर कहा जा सकता है। आत्मा बनाने की साधना मैनुअल एक विलासिता थी और शायद ग्रैंड में 95% से ज्यादा आबादी के पास थी। सागर महाद्वीप के पास इसकी पहुंच नहीं है। इसलिए आत्मा निर्माण साधना में प्रशिक्षण के लिए स्थिति, धन, प्रतिभा और भाग्य की आवश्यकता थी। उनकी लाइनअप को देखते हुए लोरेट साम्राज्य के अधिकांश लोगों ने महसूस किया कि उनके दुश्मनों ने उनके साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए संभवतः उनके साम्राज्यों में बड़े पैमाने पर भर्ती की थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह मामला सच था या नहीं। रेवन साम्राज्य के सैनिक काले कवच पहने हुए थे, जबकि ट्रिटा साम्राज्य के सैनिक लाल भूरे रंग के कवच पहने हुए थे। इंपीरियल कैपिटल के द्वार के बाहर 1000 सैनिकों की एक सेना खड़ी थी। वे लोरेट साम्राज्य के सैनिक थे। वे नीले कवच पहने हुए थे और युद्ध के मैदान में उनकी उपस्थिति प्रभावशाली और भारी थी, लेकिन उनके समकक्ष ने उन पर भारी उपस्थिति और दबाव डाला, जिससे उनका साहस और युद्ध का अनुभव लगभग बेकार हो गया। लोरेट साम्राज्य की सेना लाइन अप आक्रमणकारी साम्राज्य के समान ही थी, जिसमें सर्वोच्च सेना कमांडर रैंडल को छोड़कर केवल तीसरे चरण तक के विशेषज्ञ थे। साधकों से भरा युद्ध नश्वर युद्ध जैसा नहीं था। जिसके पास सबसे बड़ी मुट्ठी होती है वह जीत जाता है, लेकिन लोरेट साम्राज्य में ऐसा केवल एक ही व्यक्ति था, जबकि अन्य दो साम्राज्यों में कई थे। हो, ये बहुत दयनीय है। क्यों न हम इस लड़ाई में कुछ और जोड़ दें? सम्राट रेवन ने अपना सिर हिलाया और हंसे। आप सही कह रहे हैं, जे। छोटे सम्राट, आप अपने लिए लड़ने के लिए शाही राजधानी से लोगों को बुला सकते हैं। तीसरे चरण से नीचे के किसी भी व्यक्ति का स्वागत है। सम्राट ट्रिटा ने आग में घी डालने का काम किया। लोगन के चेहरे पर एक बदसूरत भाव था। साम्राज्य के लोगों को शामिल करना मना था, क्योंकि इससे मनोबल गिरता और यहाँ तक कि उसके अपने लोग भी दल बदल कर सकते थे। न केवल वह हंसी का पात्र बन जाता, बल्कि अन्य सभी साम्राज्य भी उसी समय उसे बदनाम कर सकते थे। लोगन की पुतलियां कांप उठी, क्योंकि वह देख सकता था कि यह युद्ध पूरी तरह से निराशाजनक है। अध्याय 27 नरसंहार। तीनों साम्राज्यों की संबंधित सेनाएं युद्ध के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विभिन्न युद्ध संरचनाओं में एकत्रित हुईं और समय समय पर एक शानदार युद्ध की पुकार लगाई, जैसे कि वे एक दूसरे की क्षमता को माप रहे हों। लोरेट सेना ने उत्तरी द्वार की दीवारों पर खुद को मजबूत किया। गेट के सामने ग्राउंड ट्रूप्स भी तैनात किए गए थे। युद्ध के मैदान के दृश्यों को देखते हुए मध्य हवा में उड़ने वाली घुड़सवार सेना और हवाई सैनिकों का गठन करते हुए विभिन्न जादुई जानवरों के माउंट का भी इस्तेमाल किया गया था। रेवन आर्मी ने उत्तरी गेट के पश्चिमी मोर्चे पर कब्जा कर लिया, जबकि ट्रिटा आर्मी ने उत्तरी गेट के पूर्वी मोर्चे पर कब्जा कर लिया। ये गठन स्पष्ट रूप से लोरेट साम्राज्य पर दोनों तरफ से हमला करने और उन्हें नीचे गिराने के लिए बना रहा। आखिरकार, अगर लोरेट सेना को चौंका दिया जाता तो वे उन्हें दोनों तरफ से सफलतापूर्वक घेर सकते थे। इंपीरियल कैपिटल की दीवारों के ऊपर कई विशेषज्ञ भी थे जो अपनी इंद्रियों से युद्ध का निरीक्षण कर रहे थे।
तारांकन बूम, तारांकन बूम, तारांकन बूम। युद्ध के मैदान में युद्ध के नगाड़े गूंजने लगे जो युद्ध की शुरुआत का संकेत थे। प्रत्येक सेनापति ने कमान संभाली और सैनिकों को युद्ध में ले गया। उत्तरी द्वार के ऊपर एक अगोचर कोने में काले लबादे पहने एक व्यक्ति की आकृति दिखाई दे रही थी। यह आकृति कुछ समय तक वहां खड़ी रही और ऊपर हवा में इन लोगों की बातचीत सुन रही थी। युद्ध के मैदान को देखते हुए उसकी आंखें लाल हो गई थीं, उसमें एक जानलेवा रोशनी थी। उसके होंठ ऐसे हिल रहे थे मानो वह किसी से बात कर रहा हो। तुम ही आक्रमण करने आए हो, इसलिए मुझसे किसी दया की उम्मीद मत करो। उसने आशा से भरे युद्ध के मैदान को देखा और एक धीमी लेकिन घृणास्पद आवाज में कहा, मरो। तारांकन धमाका। युद्ध के मैदान में एक बड़ी धड़कन की आवाज गूंजी जो जोरदार गड़गड़ाहट जैसी थी। युद्ध के मैदान में पीड़ा की कई चीखें गूंज उठीं जब 2 मिलियन से ज्यादा सैनिक अपने सीने को पकड़कर घुटनों के बल गिर पड़े। जादुई जानवरों के पहाड़ों पर बैठे सैनिक जमीन पर गिर पड़े और ऊपर मौजूद कई हवाई सैनिक सतह की ओर गिर पड़े। एक सेकंड बाद सभी लोग जमीन पर गिर पड़े जैसे कोई खंभा अपनी नींव खो चुका हो। युद्ध के मैदान में एकदम सन्नाटा था और कोई भी जीवित व्यक्ति बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ऐसा लगा जैसे उनकी आत्माएं कुछ पल के लिए नरक में चली गई हों, खामोश लेकिन जानलेवा। युद्ध के मैदान में कोई खून और कोई आवाज नहीं बची। ये दृश्य इतना अविश्वसनीय था कि वे समझ नहीं पा रहे थे कि अभी क्या हुआ था। 2 सम्राट जो इतने खुश थे अब डर से कांप रहे थे। उनकी आंखें चौड़ी हो गई थीं और उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए थे। वे कुछ भी नहीं देख पा रहे थे क्योंकि उनकी सेना पलक झपकते ही कत्ल हो गई थी। लोगन, जो निराशा में था, अचानक उत्साह से कांप उठा। हालांकि उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके उत्साह का कारण यह था कि वह देख सकता था कि किसी कारण से उसकी सेना को निशाना नहीं बनाया गया था। लोगन मूर्ख नहीं था। उसने तुरंत अपने हाथों को जोर से जोड़ा क्योंकि हवा उसकी शक्ति से गूंज उठी थी और अत्यंत सम्मान के साथ हवा में झुक गया। वरिष्ठ, ये तुच्छ सम्राट आपकी सहायता के लिए अत्यंत आभारी है। क्या मुझे आपको अपने लोरेट साम्राज्य के शाही महल में आमंत्रित करने का सम्मान प्राप्त है? फिर से मौन, पूर्ण मौन। कुछ सेकंड बीत गए, फिर भी कोई उत्तर नहीं आया और कुछ मिनट बाद भी कोई उत्तर नहीं आया। यहाँ उपस्थित सभी लोग एक बच्चे की तरह आज्ञाकारी थे, फिर भी किसी ने भी मौन वातावरण को भंग करने की हिम्मत नहीं की। अभी भी कोई आवाज नहीं सुनी जा सकती थी। दोनों सम्राटों ने राहत की सांस ली जबकि लोगन मुस्कुराया जैसे कि उसके दिल से कोई बोझ उतर गया हो। निर्दयी तलवार संप्रदाय और भेदी तलवार संप्रदाय के संप्रदाय नेता, क्या आप अभी भी किनारे पर खड़े होकर देखेंगे? लोगन ने ठंडे स्वर में पूछा। वे दोनों तुरंत उसके पीछे आए और जल्दी से संदेश दिया, सम्राट, हमने आपके साथ विश्वासघात नहीं किया। हमने केवल अपने संप्रदायों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर काम किया। हाँ, हमारे मन में विश्वासघात का कोई विचार नहीं था और हम दूसरे पक्ष में शामिल होने के बजाय सिर्फ इस बार बाहर बैठे रहे। लोगान ने उन्हें एक मनोरंजक नज़र से देखा और ठंडे स्वर में बड़बड़ाया। वह उन्हें अभी दुश्मन नहीं बना सकता था, इसलिए उसने पलटकर दोनों सम्राटों को अपने चेहरे पर एक भावपूर्ण भाव के साथ देखा। हाँ, तुम दोनों कमीने अभी भी यहाँ क्यों रह रहे हो? क्या तुम्हारी सेनाएं पूरी तरह से नष्ट नहीं हो गई हैं? जल्दी करो और भाग जाओ। लोगान दिल खोलकर हंसा। उसे अभी भी उन्हें मारने का मन कर रहा था, लेकिन वह जानता था कि उसके लिए क्या महत्वपूर्ण था। हमारे सामने घमंडी होने की हिम्मत मत करना। हम इस अपमान को बाद में फिर से संबोधित करेंगे। ओह, तुम कह रहे हो कि तुम सीनियर से लड़ाई करने जा रहे हो? सम्राट रेवन और सम्राट ट्रिटर के चेहरे बदल गए। उनकी हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की और वे चारों तुरंत अपने अपने साम्राज्य की दिशा में अपने बचे हुए साथियों के साथ निकल पड़े। वे तुरंत चले गए क्योंकि उन्हें पता भी नहीं था कि वह सीनियर अभी भी लोरेट साम्राज्य के हवाई क्षेत्र में है या नहीं। उन्हें ठंडी और उदासीन आंखों से देख रहा है। उनका नुकसान बहुत बड़ा था और उन्होंने अपनी पूरी सैन्य शक्ति खो दी है और अब वे सभी अन्य साम्राज्यों के लिए असुरक्षित हैं। इसलिए यदि वे अपने अपने साम्राज्यों में वापस नहीं लौटते हैं तो उनका वही हश्र होगा जो एक बार लोरेट साम्राज्य का हुआ था, अन्य साम्राज्यों द्वारा आक्रमण किए जाने पर। क्लेयर ने अपने चेहरे पर गलत भाव के साथ लोगन को देखा। फिर लोगन को तुरंत याद आया कि उन 2 साम्राज्यों ने उसके बेटे का अपहरण कर लिया था। उसका चेहरा बदसूरत हो गया। अरे, मैं उन्हें हराने के विचार में इतना डूबा हुआ था, मैं डेविस के बारे में भूल गया। पछतावा, बहुत पछतावा। उसे अभी बहुत बुरा लग रहा था कि उसने 2 साम्राज्यों पर अपनी जीत से संतुष्ट होकर सब कुछ भूल दिया है। क्लेयर जानती थी कि वह कुछ समय के लिए भूल गया था, फिर भी उसने उसे दोष नहीं दिया। उसने सोचा कि शायद सम्राट होने का यही मतलब है, युद्ध के समय केवल अपने साम्राज्य की परवाह करना। चिंता मत करो, मैं उसे पकड़ लूंगा। मैं कसम खाता हूं कि मैं उसके साथ वापस आऊंगा। अगर मैं नहीं आ सकता तो क्लारा का ख्याल रखना। लोगन तुरंत उन 2 सम्राटों का पीछा करते हुए निकल गया जो उससे कम 1000 मीटर से ज्यादा दूर चले गए थे। मत जाओ, मैं तुम्हें भी खोना नहीं चाहता।
क्लेयर चिल्लाई और उसके पीछे चलने की कोशिश की। उसने अपना दिल कठोर कर लिया और पीछे मुड़कर नहीं देखा या उसे जवाब नहीं दिया। दो परिवार के मुखिया और वहां मौजूद अन्य लोगों ने क्लेयर को तुरंत सम्राट का पीछा करने से रोक दिया। उन्हें लोगान से एक आत्मा संचरण प्राप्त हुआ ताकि वे केवल उसे रोक सकें और उसकी रक्षा करने का प्रयास कर सकें। जब वह आधे रास्ते पर था तो उसे हेनरिक्सन से एक ध्वनि संचरण प्राप्त हुआ। इक्वल्स 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 इक्वल्स। कुछ मिनट पहले, जबकि हेनरिक्सन ने अभी अभी क्लारा को सुरक्षित किया था, इंपीरियल जेल में डेविस अभी भी कैदियों पर प्रयोग कर रहा था जब उसे पता नहीं था। काले वस्त्र में एक छायाचित्र जेल में प्रवेश किया। प्रवेश द्वार से पहले कोई भी पहरा नहीं दे रहा था। छायाचित्र अंदर गया और खोज शुरू कर दी। यह विभिन्न गलियारों से गुजरा जब अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, मैं अपने साथियों का बदला लूंगा। तारांकन / छायाचित्र ने आसानी से हमले को चकमा दिया और एक छिपी हुई टिप्पणी की फिर भी मजाक उड़ाते हुए आवाज़ में, ओए अगर तुम छिपकर हमला करने जा रहे हो तो कम से कम चुपके से करो। तुम दुष्ट हत्यारे, मर जाओ। बोवेन ने हत्यारे पर अपनी तलवार से वार किया। उसे अपने साथियों को जेल के अंदर से एक एक करके मरते देखकर बहुत अफसोस हुआ। छायाचित्र उसके भयंकर वारों से बचता रहा। हत्यारे ने अचानक एक रास्ता देखा और बोवेन के पेट में लात मार दी। बोवेन को लगा कि उसके पेट में गड़गड़ाहट हो रही है और वह उड़ गया। उसे तुरंत एहसास हुआ कि हत्यारा उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। डेविस पास ही था, इसलिए उसने शोरगुल सुना और जांच करने आया। डेविस को नहीं पता था कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही उसने काले लिबादे में छायाचित्र को देखा, उसे इस बात का अंदाजा हो गया कि क्या हो रहा है। ओह, बच्चा यहाँ है, भाग्यशाली, हे। हत्यारा बिना किसी परवाह के हंसा। आप कौन हैं, मिस्टर? डेविस ने अपने चेहरे पर मासूमियत भरे भाव के साथ पूछा। राजकुमार डेविस, भागो। बोवेन ने अपने दांत पीस लिए और चिल्लाया क्योंकि उसने डेविस की रक्षा करने में सक्षम होने की सारी उम्मीद खो दी थी। अध्याय 28, दिखावा। चुप रहो। हत्यारे ने अपना शरीर घुमाया और बोवेन के सिर पर लात मारी, जिससे वह तुरंत बेहोश हो गया। तुमने उसे क्यों पीटा? डेविस ने अपने चेहरे पर एक भयभीत भाव प्रकट किया, लेकिन वह बता सकता था कि कोई अब उसे निशाना बना रहा था। हाँ, राजकुमार डेविस, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे आपके शाही पिता ने आपको बचाने का काम सौंपा है और यह गार्ड मुझे आपको यहाँ से ले जाने नहीं देगा। मेरा नाम टाइक है। हत्यारे ने अपना हुड हटा दिया। उसके पास एक सुंदर चेहरा था जिससे उसे संपर्क करना बहुत आसान था। क्या ये सच है? लेकिन मेरे शाही पिता को मुझे बचाने की ज़रूरत क्यों है? डेविस ने सवाल किया। आप महामहिम को नहीं जानते। हमारे लोरेट साम्राज्य और दो अन्य साम्राज्यों, रेवन साम्राज्य और ट्रिटर साम्राज्य के बीच युद्ध 1 साल से अधिक समय से चल रहा है। सच में? क्या मेरे शाही पिता जीत पाएंगे? डेविस ने चिंतित होकर पूछा। अंदर ही अंदर वह आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि उसे आखिरकार पता चल गया कि उसके माता पिता को इतने लंबे समय से क्या परेशान कर रहा था और अभी भी कर रहा है। उसने पहले भी पता लगाने की कोशिश की थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से किसी ने भी इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। आधुनिक पृथ्वी के विपरीत, जब तक लोग दूसरी तरफ देखते हैं तब तक जानकारी को आसानी से दबाया जा सकता है, और शाही महल एक संलग्न स्थान था जहां जानकारी को आसानी से रखा जा सकता था या पीतल के आधार पर बाहर निकाला जा सकता था। कोई रास्ता नहीं है कि हमारा सम्राट 2 साम्राज्यों के खिलाफ जीत सके, इसलिए हम भागने जा रहे हैं, टाइक ने समझाया। ओह, ठीक है, तो पिताजी ने तुम्हें मुझे बचाने के लिए भेजा था, वाह। डेविस ने खुशी जताई। उसकी अभिव्यक्ति ऐसी थी जैसे उसने पूरी तरह से उस पर विश्वास कर लिया था। हाँ महाराज, चलो। टाइक ने भी उतना ही प्रोत्साहित किया, लेकिन अंदर ही अंदर व्यंग्य किया और उसे सस्ती चालों से राजकुमार को फंसाने में कुछ हद तक खुशी महसूस हुई। ठीक है, डेविस मुस्कुराया और उसने अपनी मर्जी से टाइक का हाथ थाम लिया। टाइक लगभग हंसने ही वाला था, लेकिन उसने अपना आपा नहीं खोया और राजकुमार की ओर ताजगी से मुस्कुराया। वे ऐसे लग रहे थे जैसे वे पिता और पुत्र हों, एक दूसरे का हाथ थामे हुए खुशी खुशी चल रहे हों। टाइक को राजकुमार को चिढ़ाने की तीव्र इच्छा होने लगी। उसने नहीं सोचा था कि उच्च पद के बच्चे को धोखा देना इतना आसान और व्यसनी हो सकता है। उसके होंठ थोड़े फड़क रहे थे। वह अपना मुखौटा उतारना चाहता था ताकि वह राजकुमार के चेहरे पर बेवकूफ़ी भरे भाव देख सके। योजना बनाते समय उसकी आंखें चमक उठीं। जब वे प्रवेश द्वार पर थे, टाइक ने अचानक कहा, राजकुमार, मुझे अभी याद आया कि मुझे आक्रमणकारी साम्राज्यों ने भेजा था, न कि तुम्हारे शाही पिता ने। तुम झूठ बोल रहे हो। डेविस ने आश्चर्यचकित होकर आवाज़ निकाली और ऐसा भाव व्यक्त किया कि उसे उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। टाइक धीरे धीरे घूमा। उसका चेहरा निशानों से भरा हुआ था, जबकि वह अब सुंदर नहीं लग रहा था। वह राजकुमार के चेहरे पर भय देखना चाहता था ताकि वह उसे बेहोश करके उसका अपहरण कर सके। डेविस ने अचानक एक उपहासपूर्ण भाव प्रकट किया। उसके होंठ मुस्कुराहट में बदल गए। टाइक को आश्चर्य हुआ जब उसने महसूस किया कि राजकुमार को डर नहीं लग रहा था।
हम इस तमाशे को क्यों नहीं खत्म करते? मिस्टर कैस्पर, डेविस ने शांति से कहा। उसकी प्यारी आंखें असामान्य रूप से तेज हो गई थीं। टाइक की पुतलियां फैल गईं क्योंकि उसे तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है और वह पीछे हट गया। एक हत्यारे के रूप में उसकी सहज प्रवृत्ति उसे पीछे हटने के लिए चिल्ला रही थी। हालांकि उसकी आंखें जो पूरी तरह से खुली हुई थीं, बेजान हो गईं और कुछ ही समय में उसने अपने दिल को जकड़ने और मरने से पहले वर्तमान स्थिति के बारे में जो भी जानकारी उसे पता थी, उसे उगलना शुरू कर दिया। डेविस ने हत्यारे कैस्पर की स्थानिक अंगूठी को हटा दिया और उसे अपने रूप में बांध लिया। फिर उसने डेथ बुक की शक्ति का उपयोग करके अपने पिता और मां की आत्मा के निशान मिटा दिए। प्रयोगों के दौरान उसने देखा कि उसकी आत्मा के अंदर डेथ बुक एक अंधेरे और शायद एक बुरी जैसी ऊर्जा का उत्सर्जन करती है जो आत्माओं को नष्ट करने और नष्ट करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। इस तरह की ऊर्जा के साथ उसे अपने माता पिता की आत्मा के निशानों से छुटकारा पाना बेहद आसान लगा, जो समुद्र में तैरती चट्टान की तरह उसकी आत्मा के सागर में मंडरा रहे थे। फिर उसने लो लेवल स्काई ग्रेट ब्लैक रोब पहना जो उसे लोगान ने दिया था। ये किसी व्यक्ति की साधना की उतार चढ़ाव को गहराई से छुपाता है। फिर उसने कैस्पर की लाश को स्थानिक रिंग में संग्रहित करना शुरू किया क्योंकि वह उत्तरी द्वार की ओर जा रहा था। कुछ मिनट बाद उसके जाने के बाद हेनरिक्सन जेल में पहुंच गया। प्रवेश द्वार पर सभी पहरेदारों की बेरहमी से हत्या होते देखकर वह बहुत क्रोधित हुआ। वह गुस्से में अंदर गया, लेकिन हेड गार्ड बोवेन बेहोश और राजकुमार को गायब पाया। फिर उसने बोवेन को जगाया और पता लगाया कि डेविस का अपहरण कर लिया गया है। फिर उसने अपना क्रिस्टल निकाला और लोगान को इसकी सूचना दी। उत्तरी द्वार पर पहुंचने के बाद डेविस ने देखा कि कैसे उसके पिता निराश थे और साथ ही उसकी मां को उनके द्वारा अपमानित किया गया। अपने चेहरे पर घृणा भरे भाव के साथ उसने कल्पना की कि वह तुरंत दोनों सम्राटों को क्रूर मौत देगा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उनकी आत्मा डेथ बुक के साथ उसकी हत्या करने की क्षमता से कुछ अज्ञात स्तरों और चरणों से अधिक शक्तिशाली थी। डेविस जेल में रहते हुए निम्न स्तरीय शिशु आत्मा अवस्था में पहुंच गया था। उसने पाया था कि डेथ बुक उन आत्माओं को अवशोषित कर सकती है जिन्हें वह मारती है, और अपनी आत्मा निर्माण साधना को बढ़ाने के लिए इसे परिष्कृत करती है। वह पहले से ही शिखर स्तर से आगे बढ़ने की कगार पर था, इसलिए इस क्षमता ने उसे शिशु आत्मा अवस्था तक पहुंचने में बहुत मदद की थी। हालांकि इसकी कीमत कुछ कैदियों की जान ले ली क्योंकि उनकी कुछ आत्मा निर्माण साधना बहुत कमजोर थी। युद्ध के मैदान के ऊपर के लोगों ने तब अपनी सेनाओं के एक दूसरे से लड़ने के बारे में बात की, जबकि डेविस चुपचाप उनका नरसंहार करने के अपने अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने अपनी मृत्यु देवता की भावना का उपयोग किया, जो कि जेल में रहने के दौरान शिशु आत्मा अवस्था तक पहुंचने के बाद उसे प्राप्त हुई क्षमता थी, विरोधी सेना के सभी सैनिकों और कमांडरों के नाम लिखने के लिए। उसने मृत्यु देवता की भावना का उपयोग करने के लिए अपनी आत्मा की भावना के साथ मृत्यु पुस्तक का उपयोग किया। इसका उपयोग करके वह उन सभी लोगों के नाम और जीवनकाल देख सकता था जो उसकी आत्मा की भावना की सीमा के भीतर थे। मृत्यु देवता की भावना का उपयोग उसकी मृत्यु देवता की आंखों के साथ किया गया था, इसलिए उसका दिमाग इतनी तेजी से काम करता था कि वह अपनी आत्मा में रहने वाली मृत्यु पुस्तक पर नाम लिख सकता था। उनकी आत्मशक्ति ने सारा काम अत्यंत तीव्र गति से किया तथा 1 मिनट के भीतर ही मृत्यु पुस्तिका पर सभी 2 मिलियन नाम लिख दिए। ठंडी आंखों से देखते हुए उनका नरसंहार करने के बाद डेविस ने उनकी मृत आत्माओं को अवशोषित करने का विकल्प नहीं चुना, क्योंकि उसे डर था कि वह पकड़ा जाएगा। उसे लगा कि लाखों आत्माओं का जमावड़ा ध्यान आकर्षित कर सकता है और उसे इसे अवशोषित करने के लिए एक लाश के करीब होने की जरूरत थी, जहां तक उसे पता था। इसलिए 2 मिलियन से ज्यादा आत्माएं बर्बाद हो गईं। शायद अगर वह इसे अवशोषित कर लेता तो ज्यादा बदलाव नहीं होता, क्योंकि सैनिकों में आत्मा बनाने की कोई साधना नहीं थी। यहां तक कि कैदी भी बेहतर थे क्योंकि उनमें आत्मा बनाने की कुछ हद तक साधना थी। इसलिए भले ही वह इन 2 मिलियन से ज्यादा आत्माओं को अवशोषित कर लेता, उसे लगा कि उसका ज्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि उसने सीखा कि आत्माओं को अवशोषित करने और परिष्कृत करने में गुणवत्ता मायने रखती है। उसने महसूस किया कि भले ही वह अपनी सारी हिचक को त्याग दे और अपनी सावधानी को हवा में उड़ा दे और इन सभी आत्माओं को अवशोषित कर ले, वह बता सकता था कि वह शायद शिशु आत्मा अवस्था के शिखर स्तर पर पहुंच जाएगा और अगले चरण युवा आत्मा अवस्था तक नहीं पहुंचेगा। डेविस ने तुरंत उत्तरी गेट को धीरे धीरे छोड़ दिया जब तथाकथित वरिष्ठ के डर से किसी ने भी बोलने या अपनी इंद्रियों से जांच करने की हिम्मत नहीं की। उसके बाद वह तेजी से जेल में वापस आया और देखा कि कैदियों के अलावा वर्तमान में कोई भी मौजूद नहीं था। उसे तुरंत एक विचार आया। वह एक अलग कोठरी में गया जिसमें एक जीवित कैदी था और उसमें प्रवेश किया। डेविस ने फिर कैदी को अपनी कठपुतली बनाने के लिए उसका नाम लिखने के लिए डेथ बुक का इस्तेमाल किया। फिर उसने कैस्पर की लाश, एक खंजर और एक तलवार को स्थानिक अंगूठी से निकाला, उसे खुद से खोला और लाश पर रख दिया। फिर उसने तलवार और खंजर कैदी को दे दिया। कैदी ने तलवार को कैस्पर की लाश के दिल पर मारा। तलवार सीधे सीने में घुस गई, कैस्पर के दिल में घुस गई। डेविस ने फिर एक गहरी सांस ली।
उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपनी आत्मा को अपने आसपास के 2000 मीटर तक अंधाधुंध घुमाया और लाश के पास खुद को बेहोश कर लिया। इससे उसकी आत्मा को थोड़ी सी क्षति हुई, लेकिन लंबे समय में ये काफ़ी नगण्य थी क्योंकि वह उसे ठीक कर सकता था। जिस कैदी ने ये देखा उसने अपनी उंगलियां काट लीं और अपने खून से कोठरी की दीवार पर निशान बना लिए। फिर उसने हत्यारे के खंजर से अपने दिल पर वार कर लिया। हेनरिक्सन, जो क्लारा और बोवेन के साथ दक्षिण दिशा में बेतहाशा भाग रहा था, ने तुरंत आत्मा के उतार चढ़ाव को नोटिस किया। ये जेल की दिशा से आ रहा है, दोनों ने एक साथ कहा। हेनरिक्सन ने क्लारा को देखा और अपने दांत पीस लिए। फिर उसने बोवेन को एक ट्रांसमिशन क्रिस्टल दिया और आदेश दिया, बोवेन, तुरंत जांच करो कि जेल में क्या हो रहा है। बोवेन ने स्वीकार किया और जल्दी से जेल के अंदर जांच करने गया, केवल डेविस को हत्यारे की लाश और एक कैदी की लाश के पास बेहोश पाया। बोवेन तुरंत हैरान हो गया, लेकिन फिर उसने दीवार पर कुछ शब्द लिखे देखे जो मरने वाले संदेश की तरह लग रहे थे। मुझे उम्मीद है कि इससे लोरेट साम्राज्य मेरे पापों को माफ कर देगा। बोवेन को देर से समझ में आया और उसने जांच की कि राजकुमार अभी भी जीवित था और केवल बेहोश हो गया था। उसने तुरंत हेनरिक्सन को इसकी सूचना दी, जिसने फिर इसे लोगन को बताया। सम्राट, हमने राजकुमार को इंपीरियल जेल में बेहोश पाया है, साथ ही 2 लाशें भी हैं। एक कैदी लग रही है जबकि दूसरी हत्यारा लग रही है। क्या? ये सुनकर लोगन इतना खुश हुआ कि उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। आखिरकार उसे लगा कि डेविस का अपहरण कर लिया गया है। हाँ, मैंने जो कहा है वह सच है। मैं क्लारा के साथ इंपीरियल कैपिटल के दक्षिणी गेट पर हूँ। बोवेन डेविस को सुरक्षित करने और भागने के लिए आगे बढ़ा। कोई ज़रूरत नहीं, हमने युद्ध जीत लिया है। बोवेन और डेविस के साथ जितनी जल्दी हो सके इंपीरियल कैसल में वापस लौट आओ। लोगन ने उत्साह से आदेश दिया। क्या हमने वास्तव में इस युद्ध में विजय प्राप्त की? हेनरिक्सन को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसे याद आया कि स्थिति निराशा में थी। ये कैसे बदल सकती है? लेकिन सम्राट के लिए उससे झूठ बोलना संभव नहीं था, खासकर तब जब प्रथम राजकुमारी क्लारा लोरेट की सुरक्षा उस पर निर्भर थी। हाँ, हेनरिक्सन ने तुरंत अपना रास्ता बदला और बोवेन को डेविस के साथ जल्दी से वापस इंपीरियल कैसल में लौटने की सूचना देते हुए वापस इंपीरियल कैसल की ओर चल पड़ा। उसने सम्राट की बातों पर भरोसा किया, इसलिए उसने जल्द से जल्द लौटने की कोशिश की। लोगन जल्दी से क्लेयर के पास लौटा, जो अभी भी उनके घेरे से दूर जाने की कोशिश कर रही थी और उन पर तीखे हमले कर रही थी। हालांकि गर्भावस्था के कारण उसके हमले इतने कमज़ोर थे कि वह कुलीन परिवारों के मुखियाओं और अन्य लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी। उन्होंने बस निष्क्रिय रूप से बचाव किया, शब्दों से महारानी के गुस्से को शांत करने की कोशिश की। जब लोगन ने उसे देखा तो उसने तुरंत उसे एक आत्मा संदेश भेजा। क्लेयर, डेविस सुरक्षित है। क्लेयर, जिसने लोगन की वापसी को महसूस करते हुए हमला करना बंद कर दिया, वह खुश हो गई लेकिन साथ ही डेविस को खोने से निराश भी थी। उसका दिल डूब गया, लेकिन जब उसने लोगन के शब्द सुने तो उसके चेहरे पर गुस्से वाला लेकिन उलझन भरा भाव था जो उम्मीद से जगमगा रहा था। क्या तुम झूठ बोल रहे हो? कैसे? वह रोई और उसे लगा कि लोगन झूठ बोल रहा है, बस उसे शांत करने के लिए। वाकई, हेनरिक्सन और बोवेन इंपीरियल जेल के अंदर डेविस को बेहोशी की हालत में पा गए। चलो इंपीरियल कैसल में वापस चलते हैं और उनसे मिलते हैं, लोगन ने उत्साह से समझाया। क्लेयर स्तब्ध रह गई, कोई गलतफहमी। फिर वह इतनी खुश हो गई कि लोगन के उसे पकड़ने से पहले ही वह तुरंत इंपीरियल कैसल की दिशा में निकल गई। क्लेयर इंपीरियल कैसल पहुंची और जैसे ही वह अंदर गई उसने तुरंत बेहोश डेविस को देखा, जिसे बोवेन ले जा रहा था। डेविस! क्लेयर ने तुरंत डेविस को बोवेन से लिया और डेविस को अपनी बाहों में भर लिया और उसे कसकर गले लगा लिया, खुशी के आंसू बहाए। लोगन भी आ गया और आखिरकार जब उसने यह नज़ारा देखा तो उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान आ गई। फिर उसने राहत की सांस ली क्योंकि उसे लगा कि रहस्यमय वरिष्ठ ने उन्हें बचा लिया था और वह सबसे बुरे संभावित परिणाम से सफलतापूर्वक बच गया। अध्याय 29, ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट। आक्रमण समाप्त होने के बाद 1 महीना बीत गया। डेविस ये समझाने में कामयाब रहा कि उसने और एक कैदी ने मिलकर हत्यारे को मार डाला। उसने इसे इस तरह से समझाया कि ऐसा लगा कि वह कैदी को जानता था और हत्या के प्रयास से पहले किसी तरह से उससे दोस्ती कर ली थी। उसने कहा कि जब उसने हत्यारे की आत्मा पर हमला किया तो हत्यारे और कैदी ने एक दूसरे को चाकू मार दिया, जिससे हत्यारे को आसान निशाना बनाया जा सका। हालांकि उसके माता पिता को पूरे परिदृश्य के बारे में संदेह था, लेकिन उन्होंने उस पर ज्यादा संदेह नहीं किया और न ही उन्हें इस बात पर संदेह था कि क्या वह 2 मिलियन से ज्यादा सैनिकों के नरसंहार के पीछे था। एक भी व्यक्ति ने पूरे नरसंहार को डेविस से नहीं जोड़ा और न ही उनके पास ये जोड़ने के लिए पर्याप्त सबूत थे कि डेविस और वह रहस्यमय वरिष्ठ एक ही व्यक्ति थे। आखिरकार 2 मिलियन लोगों का नरसंहार उनकी आंखों के सामने हो रहा था और उस एक प्रवर्धित दिल की धड़कन के अलावा कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी। ये केवल एक ऐसा कारनामा था जो केवल उनके लिए अज्ञात शक्तियों द्वारा ही संभव था।
वे इस चमत्कारी घटना के लिए आभारी भी थे और इसकी प्रामाणिकता पर जरा भी संदेह करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। यही वह प्रभाव है जिसे कोई पूर्ण शक्ति से प्राप्त कर सकता है। डेविस उन दो सम्राटों को मारने में सफल नहीं हो पाया था क्योंकि उसने अनुमान लगाया था कि उनकी आत्मा निर्माण की साधना उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। वह सफल नहीं होना चाहता था, केवल पीछे हटना चाहता था। इसलिए उसने एक निवारक प्रभाव पैदा करने के लिए एक ही समय में 2 मिलियन से ज्यादा सैनिकों को मारना सुनिश्चित किया। और जैसा कि उसने सोचा था, दोनों सम्राटों ने बिना किसी आश्चर्य के पीछे हटकर भाग गए। लोरेट साम्राज्य धीरे धीरे शांति प्राप्त करने में कामयाब रहा, जबकि रेवन साम्राज्य और ट्रिटर साम्राज्य युद्ध की लपटों में फंस गए। अस्थायी रूप से अन्य साम्राज्यों द्वारा आक्रमण किया गया। लोगन एक बार फिर अपना अधिकार स्थापित करने में कामयाब रहा, इसलिए कोई भी अब उसके अधिकार का परीक्षण करने की हिम्मत नहीं करेगा, यहाँ तक कि लोरेट साम्राज्य में मौजूद दो स्काई ग्रेड संप्रदाय के नेता भी नहीं। क्लेयर हमेशा उस रहस्यमयी सीनियर के प्रति आभारी महसूस करती थी जिसने उन्हें इस विपत्ति से पार करवाया था। ये तब और भी अधिक हो गया जब उसे एहसास हुआ कि वह जल्द ही एक बच्चे को जन्म देगी और वह इसके लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट में अत्यंत शक्तिशाली और रहस्यमयी सीनियर के बारे में अफवाहें फैल गईं। उन्होंने ये भी दावा करने की हिम्मत की कि क्या रहस्यमयी सीनियर एक अमर अस्तित्व था जिसे पाने के लिए लोग अपने पूरे जीवन में प्रयास करते हैं। उस समय किसी को भी यकीन नहीं था कि वह व्यक्ति लोरेट साम्राज्य से संबंधित था या नहीं, और किसी ने भी इसका परीक्षण करने की हिम्मत नहीं की। रेवन साम्राज्य और ट्रिटर साम्राज्य को छोड़कर सभी आसपास के साम्राज्यों ने व्यक्तिगत रूप से घोषणा की कि वे जल्द ही लोरेट साम्राज्य का दौरा करेंगे। आखिरकार वे इस बात से अधिक आश्वस्त थे कि लोरेट साम्राज्य में पहुंचने के बाद उन्हें अपनी मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। डेविस इन दिनों बहुताहें भरते हुए अध्ययन कक्ष में भटक गया। उसे उस दिन किए गए नरसंहार के बारे में बहुत कुछ सोचना था। उसने पहले सिर्फ एक ही जीव को मारा था, इसलिए वह पूरे 1 महीने तक उदास रहा, लेकिन आखिरकार वह इससे बाहर आ गया। आखिरकार उसे समझ में आ गया कि उसे खुद को और अपने प्रियजनों की रक्षा करने के लिए पदानुक्रम की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए इस दुनिया में बहुत से लोगों को मारना होगा। सच में ये दुनिया पृथ्वी जैसी ही गंदगी है। सिर्फ एक चीज़ अलग थी कि मैं मोवुमिंग से भागने के बाद शांतिपूर्ण समय में रहा हूँ। सोचने का कोई फायदा नहीं है। मुझे बहुत से लोगों को मारना होगा या उन्हें मुझे मारने देना होगा। ये दुनिया किसी भी अन्य दुनिया से ज्यादा योग्यतम के जीवित रहने के नियम का पालन करती है। युद्ध के बाद उसने बहुत सी चीजें सीखीं। उसके साम्राज्य की सेना में हताहतों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उसकी हत्याओं की संख्या पिछली लड़ाई के दौरान मारे गए लोगों से ज्यादा थी। मूल रूप से लोरेट साम्राज्य ने अपनी बड़ी और शक्तिशाली सेना के साथ साथ अपने विशेषज्ञों के साथ अपनी शांति को बनाए रखा, लेकिन विद्रोह के बाद सेना के बीच विभाजन पैदा हो गया। ये दोनों साम्राज्यों के खिलाफ लड़ाई की कमान संभाल नहीं सका, इसलिए अंतिम लड़ाई शुरू होने से पहले उनमें से लगभग 60% से अधिक लोग मारे गए। यहाँ तक कि कुछ आम लोग, जिनकी संख्या 10 लाख तक थी, युद्ध में मारे गए थे, भले ही उन्होंने प्रतिरोध नहीं किया था। और इस तथ्य के साथ ये साबित हुआ कि लोरेट साम्राज्य के हताहतों की संख्या दुश्मन के पक्ष से अधिक थी। ये साम्राज्य के मनोबल के लिए बहुत बड़ा झटका था। भले ही नैतिकता मौजूद हो, लोगों को इसे बनाए रखना होगा, लेकिन ताकतवरों की दुनिया में केवल मुट्ठी ही बोलती है। लोग थोड़ी सी असंतुष्टि पर हत्या कर देते हैं, नापसंद होने पर योजना बनाते हैं, थोड़ा सा मौका मिलते ही पीठ में छुरा घोंप देते हैं। उन्होंने आखिरकार स्वीकार किया कि लोगों के जीवन का शक्तिशाली और भ्रष्ट लोगों के लिए कोई मूल्य नहीं है। अपने माता पिता के प्यार में सराबोर होकर वह लगभग भूल गया कि वह किस तरह की दुनिया में रह रहा था, क्योंकि इंपीरियल कैसल की दीवारें इतनी सुरक्षित और शांतिपूर्ण थीं कि वह साधना से प्राप्त अपनी नई शक्तियों पर प्रयोग करते हुए अपने जीवन का आनंद ले रहा था। हालांकि वह अंततः इस मानसिकता से बाहर निकल आया। आखिरकार युद्ध और इंपीरियल जेल की उसकी यात्रा ने उसे इस दुनिया के क्रूर पक्ष के बारे में और अधिक सिखाया। एक पल में 10 लाख से अधिक लोगों को मारने में सक्षम होना। इस तथ्य के बावजूद कि वे ही थे जिन्होंने उसके लोरेट साम्राज्य पर आक्रमण किया था, उस अपराध बोध को छोड़कर ऐसी शक्ति रखने की भावनाएं उसे अनैतिकता के मार्ग पर ले जाने के लिए पर्याप्त थीं। मैं कसम खाता हूं कि मैं अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करूंगा। कम से कम मैं निश्चित रूप से निर्दोष लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा जब तक कि मुझे इसकी बिल्कुल ज़रूरत न हो। डेविस ने खुद से कहा कि वह अनैतिकता के मार्ग पर न जाए। डेविस को इस तरह के नरसंहार का सहारा लेना पसंद नहीं था। यदि वह ऐसा कर सकता तो उसने दोनों सम्राटों को मार डाला होता और इससे सेना दुम दबाकर भागने पर मजबूर हो जाती। फिर भी भविष्य में उसे पता था कि उसे खुद को और अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए इस तरह के कठोर उपाय का सहारा लेना होगा। डेविस अपने विचारों में खो गया। छत को घूरते हुए उसने सोचा, डेविस, तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए। दूसरे साम्राज्यों से महान पात्र अब किसी भी क्षण आ सकते हैं। उसी क्षण लोगन उसके कमरे में आया।
उसने एक शानदार नीले शाही वस्त्र पहना हुआ था जिस पर सुनहरे ड्रैगन पैटर्न सजे हुए थे। हाँ, मैं 1 मिनट में तैयार हो जाऊंगा। आज वह दिन है जब दूसरे साम्राज्यों से लोग इंपीरियल कैसल का दौरा करेंगे। लोगन घमंडी नहीं था क्योंकि वह जानता था कि वे किस लिए आ रहे हैं। वास्तव में सभी जानते थे कि वे लोरेट साम्राज्य के पीछे कथित रहस्यमय वरिष्ठ को सम्मान दे रहे थे। हालांकि उन्हें यकीन नहीं था कि रहस्यमय वरिष्ठ मौजूद है या नहीं, लेकिन लोरेट साम्राज्य के साथ अच्छे संबंध बनाना उनके लिए भी फायदेमंद था। डेविस ने खुद को तैयार किया और अपने छोटे आकार का नीला शाही लबादा पहना जिसके कंधों पर नीले क्रिस्टल लगे थे जो नीलम रत्न की तरह चमक रहे थे। डेविस ने सिर हिलाया और वे दोनों सिंहासन कक्ष की ओर चल पड़े। वे सिंहासन कक्ष में पहुंचे और अपनी सीटों पर बैठ गए। लोगन सिंहासन पर बैठा था जबकि डेविस उसके बगल में एक छोटी सी सीट पर बैठा था। महारानी की सीट खाली थी क्योंकि क्लेयर कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। क्लेयर ने अपने क्वार्टर में रहने का फैसला किया क्योंकि वह 7 महीने की गर्भवती थी। जाहिर है उसे उपस्थित होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्लारा क्लेयर के साथ थी, हालांकि यह अज्ञात था कि वह एक प्यारे चेहरे के साथ शांति से सो रही थी या अपनी पूरी ताकत से खेल रही थी। डेविस, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, उन 2 साम्राज्यों के अलावा जिन्होंने हम पर आक्रमण किया, इस महाद्वीप में 5 और साम्राज्य हैं। लोगन ने समझाया। उसे डर था कि डेविस को पता नहीं था कि कौन और कौन आ रहा है। मुझे पता है पिताजी, मैंने पहले भी महाद्वीपीय मानचित्र देखा है और मेरे भूगोल शिक्षक ने मुझे लगभग सभी महत्वपूर्ण स्थानों को सिखा दिया था। डेविस मुस्कुराया। ओह अच्छा, फिर समझाओ कि हमारे ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट में अन्य 4 साम्राज्य क्या हैं? लोगन ने उसका परीक्षण किया। हाँ, हालांकि इस ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट में हम सभी सातों के बीच कई निम्न श्रेणी के स्वघोषित साम्राज्य हैं, मैं उनका उल्लेख नहीं करूंगा। हमारी स्थिति से रूथ साम्राज्य दक्षिण में है जबकि एस्टन साम्राज्य उत्तर पश्चिम में है। हमारे पश्चिम में रॉस साम्राज्य है और पूर्व में क्लेमोर साम्राज्य है। डेविस ने समझाया। हाँ, तुम सही हो। रूथ साम्राज्य के राजघराने में ड्रैगन रक्तरेखा है। किंवदंती है कि बहुत समय पहले एक फ्लड ड्रैगन को वहां दफनाया गया था और यह उस साम्राज्य की साम्राज्यवाद के लिए विरासत के रूप में बना है। लोगन ने आगे कहा। एस्टन साम्राज्य विनाश में माहिर है क्योंकि वे अग्नि प्रधान खेती तकनीक का उपयोग करते हैं। रॉस साम्राज्य जल प्रधान खेती तकनीक का उपयोग करता है और इसी एकमात्र कारण से जब भी उन्हें मौका मिलता है वे एक दूसरे के गले लग जाते हैं। लोगन मुस्कुराया। उसने हंसते हुए कहा, क्लेमोर साम्राज्य तलवारों को अपने मुख्य हथियार के रूप में उपयोग करता है, लेकिन वे खेती मैनुअल के प्रकार के साथ बहुत ज़्यादा नहीं चुनते हैं। वे तलवारों का उपयोग करने में अत्यधिक कुशल हैं और अफवाह है कि वे तथाकथित तलवार इरादे के दायरे तक भी पहुंच चुके हैं। अचानक लोगन का चेहरा एक भयावह अभिव्यक्ति में बदल गया। रेवन साम्राज्य में डार्क रेवन की रक्तरेखा है और यह अफवाह है कि यह फ्लड ड्रैगन के बराबर शक्ति में है। यह उत्तर में है और वर्तमान में अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए एस्टन साम्राज्य के साथ युद्ध कर रहा है। उसने ऐसा कहते हुए अपना चेहरा एक प्रसन्न अभिव्यक्ति में बदल दिया था। ट्रेटर साम्राज्य अंधकार गुणित साधना तकनीकों में माहिर है। दूसरे शब्दों में वे दुष्ट और घृणित साधना विधियों में प्रशिक्षण देते हैं। उनके पास सभी प्रकार की साधना तकनीकें हैं जो अंधकार की ओर झुकी हुई हैं। एक जो दूसरों से रक्त को अवशोषित करती है, एक जो दूसरों से सार ऊर्जा को लूटती है, एक जो यिन को लूटकर यान को भी पूरक बनाती है और इसके विपरीत। वे उत्तर पूर्व में हैं। वे वर्तमान में क्लेमोर साम्राज्य के साथ युद्ध में भी हैं। दोनों कमीनों को सजा मिलनी चाहिए। उन 2 घटिया किरदारों का जिक्र आते ही उसके चेहरे पर गुस्सा उभर आया। मैं अपना बदला लूंगा। रेवन सम्राट और ट्रेटर सम्राट, तुम कमीनों, बस इंतजार करो। लोगन की आंखें नफरत से भरी थीं। चिंता मत करो पिताजी, तुम्हें जल्द ही अपना बदला मिल जाएगा। मुझे पता है। डेविस ने सांत्वना देते हुए मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे गहरी नफरत भी छिपी थी। दुश्मनी बन चुकी थी और उसके पहले 2 लक्ष्य पहले से ही तय थे। सम्राट रेवन और सम्राट ट्रिटर, 5वें चरण के पावर हाउस। अध्याय 30। आपकी सिर्फ एक पत्नी है ना? मुझे पता है डेविस, लोगन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन साथ ही उसे खुशी भी हुई कि वे सभी आखिरकार सुरक्षित हैं। पिता सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं भूलेंगे। मैं एक सम्राट के रूप में असफल हो सकता हूं, लेकिन मैं अपनी जान की कीमत पर भी आप लोगों की रक्षा करूंगा। लोगन ने अपने चेहरे पर दृढ़ भाव के साथ कहा। डेविस के होंठ खुशी से चौड़े हो गए क्योंकि उसे संतोष था कि उसके पिता इस तरह सोचते हैं। वह ऐसा पिता नहीं चाहता था जो किसी भी तरह से सम्राट की बकवास कर रहा हो। कुछ मिनट बीतने से पहले एक गार्ड ने एक एक करके दूसरे साम्राज्यों से विभिन्न कर्मियों के आने की घोषणा की। सबसे पहले रूथ साम्राज्य दिखाई दिया, उसके बाद एस्टन साम्राज्य, रॉस साम्राज्य और अंत में क्लेमोर साम्राज्य। लोगन ने अपनी भौहें उठाईं, लेकिन आश्चर्यचकित नहीं हुआ। जो दिखाई दिए वे प्रत्येक साम्राज्य के सम्राट थे, दूत नहीं। उन्होंने साम्राज्य के पीछे कथित वरिष्ठ व्यक्ति को सम्मान दिया,
न कि उसे, जो लोरेट साम्राज्य का वर्तमान सम्राट है। उसने सोचा कि वे कुछ दूत भेजेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे वास्तव में वैसे ही आए जैसे उन्होंने कहा था। उन्होंने एक दूसरे का अभिवादन किया और क्रमशः अपनी निर्धारित सीटों पर बैठ गए। उनके कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने से पहले ही भोज का आयोजन किया गया था। उनमें से प्रत्येक ने पीक लेवल स्काई बीस्ट स्टेज मैजिकल बीस्ट से युक्त कई असाधारण व्यंजनों का आनंद लिया। स्काई बीस्ट स्टेज मैजिकल बीस्ट्स मानव साधना के तीसरे चरण के बराबर थे। सम्राट लोरेट, ये ब्लेजिंग टाइगर मांस स्वादिष्ट और पौष्टिक भी है। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। क्या आपको यकीन है कि यह आपके साम्राज्य के खजाने को कम नहीं करेगा? सम्राट एलेक्स क्लेमोर ने उत्सुकता से पूछा। उसका चेहरा तीखा लग रहा था, जबकि उसकी आंखों से तलवार जैसी मंशा निकल रही थी जो एक नज़र में ही मार डालने में सक्षम थी। वह अपने शरीर पर एक शानदार तलवार पैटर्न वाले लबादे में लिपटा हुआ फिर दिख रहा था। एलेक्स क्लेमोर को समझ में नहीं आ रहा था कि दो बड़ी आपदाओं का सामना करने के बाद भी वे कैसे अमीर थे, और उन्होंने लगभग सोचा कि यह उस रहस्यमय सीनियर की वजह से था। अरे, उसकी शक्लें सचमुच जानलेवा हैं। क्या ये निराकार तलवार का इरादा है? डेविस के दिमाग में विचार घूम रहे थे। सम्राट क्लेमोर की एक नज़र और अनजाने में उसका दिमाग चक्कर खा गया। उसने बाएं और दाएं देखते हुए एक मासूम चेहरा बनाए रखा, ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट के तथाकथित भव्य चरित्रों का आकलन करते हुए। हाँ, जब मैंने सुना कि सम्राट व्यक्तिगत रूप से मेरे साम्राज्य का दौरा करने जा रहे हैं, तो मैं कैसे खुद को रोक सकता हूँ? स्वाभाविक रूप से, अगर मैं ये कर सकता हूँ तो यह मेरे सामर्थ्य के भीतर है। जवाब देते हुए लोगन मुस्कुराया। उसकी अभिव्यक्ति, मैं ये सब कर सकता हूँ, रवैये का प्रतीक थी। हाँ, लोरेट साम्राज्य निश्चित रूप से समृद्ध है। सम्राट वैन रॉस हंसे। उसका चेहरा मिलनसार लग रहा था और उसकी आंखें सम्राट लोरेट की नीलम रंग की आंखों से अलग समुद्री नीली थीं। वह थोड़ा मोटा लग रहा था, लेकिन ये दूसरों को उसे नीचा दिखाने का हक नहीं देता क्योंकि वह मजबूत था। उसने खूबसूरत बूंदों के पैटर्न के साथ एक भव्य गहरे नीले रंग का शाही लबादा पहना था। दिखने में धोखा हो सकता है, डेविस ने सोचा। उसे देखते हुए उसे बेचैनी का एक अस्पष्ट एहसास हुआ। लंबे समय तक शांति से रहने से उनकी जेबें बहुत भर गई होंगी। शायद लोरेट साम्राज्य हम चारों की तुलना में भी समृद्ध है। सम्राट लुइस एस्टन ने हंसते हुए मुस्कुराया। उसका चेहरा बहुत ही दुष्ट लग रहा था और उसने गहरे लाल रंग के शाही वस्त्र पहने हुए थे जिस पर नीले रंग की लौ के पैटर्न थे। डेविस ने उसे देखा, लेकिन रॉस सम्राट की तरह बेचैनी महसूस नहीं की। हे भगवान, यह आदमी इतना भयावह दिखता है। फिर भी अच्छा, वह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। अपने स्वभाव को लेकर थोड़ा उलझन में था। डेविस अवलोकन करने वाला व्यक्ति था। वह किसी व्यक्ति के चरित्र का आकलन करने के लिए अपने तरीके का इस्तेमाल करता था और यह ज़्यादातर समय 90% सही होता था। हाँ, निश्चित रूप से आप मजाक कर रहे हैं, सम्राट एस्टन। लोगन ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। अब जांच पड़ताल का कोई फायदा नहीं है, इसलिए सज्जनों, आइए हम भोज का थोड़ा और आनंद लें। महारानी इसाबेला रूथ ने अपने चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान के साथ टिप्पणी की। वह एक ऐसी सुंदरी लग रही थी जो किसी भी पुरुष की इच्छा को पूरी तरह से शांत कर सकती थी। वह अपने शांत व्यक्तित्व और कमर तक लंबे बैंगनी बालों, पफ और लहराती बैंग्स के साथ मंत्रमुग्ध कर देने वाली लग रही थी। उसकी त्वचा का रंग परी जैसा था। उसके शरीर में ऐसी खूबियां थीं जो किसी भी पुरुष को मदहोश कर सकती थीं। उसने एक नीला शाही लबादा पहना हुआ था जो उसकी सुंदरता को 10 गुना बढ़ा रहा था। डेविस ने चुपचाप सांस ली। उसकी निगाहें उसके कर्व्स पर टिकी हुई थीं। परफेक्ट। सौभाग्य से किसी ने उसकी तरफ नहीं देखा, इसलिए उसने उन्हें जितना चाहा उतना नापा। हाँ, तीनों सम्राटों ने एक साथ हंसते हुए कहा। यहाँ तक कि लोगन ने भी चुपके से अपना सिर हिलाया। उसकी सुंदरता ने इस हॉल में मौजूद हर किसी को इतना मंत्रमुग्ध कर दिया कि वे अपनी आंखों के कोने से उसे देखते रहे और थोड़ी देर के लिए भी उससे नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। बाकी तीनों सम्राट 200 साल से ज़्यादा उम्र के थे। हर कोई सोचता होगा कि वह एक ऐसी महिला थी जो 100 साल से ज़्यादा जी चुकी थी, लेकिन सच तो ये था कि उसकी उम्र लोगन से भी कम थी। इस हॉल में किसी ने भी इस महिला को कमतर आंकने की हिम्मत नहीं की। अफवाहें थीं कि वह एक सत्ता की भूखी महिला थी जिसे एक अविश्वसनीय भाग्यशाली मौका मिला था और वह अपने साम्राज्य की गद्दी हासिल करने में कामयाब रही थी। तो सम्राट लोरेट, आप जानते हैं कि हम सभी यहाँ किस लिए हैं, और चूंकि हम में से कोई भी इसके बारे में सीधा सादा नहीं होने वाला है, इसलिए मैं शुरू कर सकती हूँ। महारानी इसाबेला रूथ ने अपनी भौहों को फड़फड़ाते हुए आह भरी। उनकी हरकतें अब सुस्त नहीं थीं। वह एक पल के लिए झिझकी, लेकिन आशंका में अपने दांत पीसते हुए बोली, सवाल यह है, क्या अफवाह फैलाने वाला वरिष्ठ व्यक्ति वास्तव में मौजूद है? हॉल में एक पल का सन्नाटा छा गया। डेविस को छोड़कर हर कोई तनाव में था, यहाँ तक कि ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे उसे पता ही नहीं था कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, महारानी रूथ सीनियर वाकई मौजूद है, लेकिन मुद्दा यह है कि वह महान व्यक्ति मुझसे बात नहीं करना चाहता।
लोगन ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा। हर कोई उलझन में था, लेकिन राहत भी मिली। क्या हम इस वरिष्ठ से मिल सकते हैं? सम्राट रॉस ने डरते डरते पूछा, हालांकि लगभग सभी जानते थे कि यह एक नाटक था। ये कैसे संभव है? वरिष्ठ बहुत व्यस्त होंगे और शायद हम जैसे नीच सम्राटों से मिलना नहीं चाहेंगे। अगर वरिष्ठ हमसे मिलना नहीं चाहते हैं तो हम भी उन्हें मजबूर नहीं कर सकते। लोगन ने सिर हिलाते हुए शांति से उत्तर दिया। तो क्या आप जानते हैं कि वरिष्ठ वर्तमान में किस स्थान पर एकांत में हैं? सम्राट एश्टन ने पूछा। कौन जानता है, मुझे कोई जानकारी नहीं है। लोगन मुस्कुराया, उसके हाथ चौड़े हो गए। उसने ऐसा दिखाया जैसे वह उस स्थान को जानता हो, लेकिन अगर वे भीख भी मांगे तो भी वह उन्हें नहीं बताएगा। डेविस ने अनजाने में मुस्कुराते हुए अपने पिता की प्रशंसा की। अरे पिताजी, आप वाकई बकवास करने में माहिर हैं। रहस्यमयी वरिष्ठ के बारे में चर्चा लगभग 5 मिनट तक चलती रही। ये देखकर कि बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है, सम्राट रॉस ने आह भरते हुए विषय बदलने का फैसला किया। छोड़ो, मैं पहले ही यहाँ तक आ चुका हूँ, तो बेहतर होगा कि मैं तुम्हारे साथ अच्छे संबंध बना लूँ सम्राट लोरेट। उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और फिर लोगान को एक छोटा सा खजाना भेंट किया। यह मेरी खुशी है सम्राट रॉस। लोगान ने सिर हिलाया और उपहार को विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया। उसने इसे खोला और इसमें एक नारंगी चौकोर आकार का फल देखकर चकित रह गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह रहस्यमय तानाशाह फल है। बहुत बढ़िया, ये डेविस को तानाशाह काया प्राप्त करने में मदद कर सकता है। लोगन सच में खुश हो गया, लेकिन चुपके से हंस भी पड़ा। मिस्टिक टायरेंट फ्रूट एक लो लेवल स्काई ग्रेड ट्रेजर है, एक ऐसा घटक जिसका उपयोग गोलियां बनाने में किया जाता है और इसका शरीर को बहुत मजबूत बनाने का प्रभाव होता है। हालांकि लोरेट साम्राज्य के उच्च अधिकारियों के अलावा किसी को भी नहीं पता था कि मिस्टिक टायरेंट फ्रूट ने टायरेंट फिजिक को साकार करने में सहायता की है। टायरेंट बॉडी सीक्रेट्स मैनुअल पूरी तरह से लोरेट साम्राज्य का था, इसलिए सम्राट रॉस को नुकसान हो सकता था। नहीं, बहुत बड़ा नुकसान, क्योंकि उसने सचमुच दूसरे साम्राज्य के राजकुमार को बेहद मजबूत बनने में मदद की थी। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि आप इस बारे में संतुष्ट हैं सम्राट लोरेट। सम्राट रॉस ने ठहाका लगाया। उसके बाद सम्राट क्लेमोर और महारानी रूथ ने अपने उपहार दिए, लेकिन वे मिस्टिक टायरेंट फ्रूट की तुलना में गुणवत्ता में कमतर थे। इससे ये देखा जा सकता है कि रॉस साम्राज्य लोरेट साम्राज्य के साथ दोस्ती करने के अपने उद्देश्य में कम से कम ईमानदार था। लेकिन कौन यह मान सकता है कि यह सद्भावना में था? हो, क्या हुआ सम्राट एश्टन, आप अभी भी अपना उपहार क्यों नहीं दे रहे हैं? मुझे मत बताओ कि तुम एक लाना भूल गए। सम्राट रॉस ने अपने दुश्मन का मजाक उड़ाते हुए कहा। सम्राट एश्टन ने नाराजगी में अपनी आंखें सिकोड़ लीं। कोई भी बता सकता था कि सम्राट रॉस बिल्कुल सही थे। सम्राट एश्टन एक स्वार्थी व्यक्ति थे। उन्होंने नहीं सोचा था कि सम्राट रॉस कोई कीमती तोहफा देंगे। वह न तो कोई कीमती तोहफा देना चाहते थे, न ही अपने किस्मत वाले दुश्मन के सामने हारना चाहते थे। उन्हें अचानक एक बात याद आ गई जिसके बारे में वह हाल ही में चिंतित थे, और वे लोगन की ओर मुस्कुराए। सम्राट लोगन, हम सभी जानते हैं कि आपकी सिर्फ एक ही पत्नी है न? सम्राट एश्टन शैतानी चेहरे के साथ मुस्कुराए। मुझे ये पसंद नहीं है कि यह बातचीत किस दिशा में जा रही है। लोगन को अचानक इस बारे में बुरा लगा।